हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 5 समस्थिति यानी कि भू संतुलन के बारे में और प्राट और येरी ने इसके पक्ष में क्या मत दी है उनके बारे में। समस्थिति का जो सामान्य मतलब होता है वो ये होता है कि इस पृथ्वी पर कई सारे ऐसे भौतिक दृश्य दिखाई देते हैं जो कि अपना संतुलन बनाए हुए हैं। जैसे कि हम देखते हैं कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पर ऊंचे पठारी प्रदेश हैं, कहीं पर समतल मैदानी प्रदेश हैं, कहीं पर गहरी खाइयाँ स्थित है, कहीं पर महासागरीय भूभाग हैं। तो किस तरह से ये सभी अपना संतुलन बनाए हुए हैं, इसी के बारे में इस अध्याय में हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो स्थलाकृतियाँ होती है वो अपना संतुलन या बैलेंस बनाए हुए रहती है। आइए देखते हैं समस्थिति क्या होती है। समस्थिति या भू संतुलन सामान्य रूप में संतुलन का अर्थ परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों, जिनमें पर्वत, पठार, मैदान एवं गहराई में स्थित क्षेत्रों, जिनमें झील, समुद्र आदि आते हैं, में भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही संतुलन की दशा कहते हैं। Isostacy simply means a mechanical stability between the upstanding parts and lowering basins on rotating earth, यानी कि जो परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी है उस पर किस तरह से ऊंचे उठे हुए क्षेत्र तथा नीचे धंसे हुए क्षेत्र अपना बैलेंस बनाए हुए है, बैलेंस स्थापित किए हुए है। इस सामान्य दशा को ही संतुलन की दशा कहते हैं, कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग कहा जाता है। आगे देखिए, आइसोस्टेसिस शब्द ग्रीक शब्द आइसोस्टेसियस से लिया गया है, जिसका तात्पर्य समस्थिति इन इक्विपोशिया होता है। संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका के प्रसिद्ध भूगर्भवेत्ता डटन महोदय ने 1889 ईस्वी में किया। डटन का मुख्य उद्देश्य भूतल के असमतल भागों अर्थात धरातल के बड़े बड़े ऊंचे उठे भागों जैसे पर्वत एवं पठार तथा नीचे धंसे हुए भागों में स्थिरता अथवा संतुलन यानी कि बैलेंस स्थापित करना था। डटन का यह मत था कि पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे पर्वत, पठार, मैदान तथा सामुद्रिक तली के नीचे स्थित पदार्थ का भार बराबर होगा। डटन के अनुसार ऊंचे उठे भागों का घनत्व कम होगा तथा नीचे धंसे भागों का घनत्व अधिक होगा, तभी सबका भार एक रेखा के सहारे बराबर होगा। इस आधार तल को समदबाव तल यानी कि लेवल ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर अथवा समतोल तल या आइसोस्टेटिक लेवल अथवा क्षतिपूर्ति तल अर्थात लेवल ऑफ कंपेंसेशन कहा जा सकता है। क्षतिपूर्ति तल के सहारे सभी भागों का भार अथवा दबाव बराबर होना चाहिए। किसी कारण से एक भाग का भार या दबाव बढ़ जाता है तथा दूसरे का कम हो जाता है, तब भू संतुलन समाप्त हो जाता है। इस संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए क्षतिपूर्ति करना होगा। जब नदियों द्वारा सागर में तथा डेल्टाई भाग में निक्षेप होने लगता है, तब डेल्टाई भाग का भार बढ़ने लगता है तथा पहाड़ी भाग का भार कम होने लगता है। क्यों कम होने लगता है? क्योंकि पहाड़ी भागों से अपरदित होकर जो मलबा है वो डेल्टाई भागों में जमा होने लगता है, इसलिए फलस्वरूप भू संतुलन समाप्त हो जाता है। इसे स्थापित करने के लिए पहाड़ी भाग ऊपर उठने लगता है तथा डेल्टाई भाग नीचे धंसकने लगता है और नीचे नीचे डेल्टाई भाग का मलबा पहाड़ी भाग के नीचे आने लगता है ताकि संतुलन बना रहे। पृथ्वी का प्रत्येक भाग नियमानुसार एक स्थिर अवस्था में स्थित है। इस दशा को संतुलन की दशा कहते हैं। इस प्रकार पृथ्वी के धरातल पर जहाँ कहीं भी संतुलन होता है
वहाँ पर बराबर धरातलीय क्षेत्र के नीचे पदार्थ का बराबर द्रव्यमान होता है। दिस डॉक्ट्राइन स्टेट्स that whatever equilibrium exists on the Earth's surface, equal mass must underlie equal surface areas। ये बात कही थी जे स्टीर्स ने अपनी पुस्तक द अनस्टेबल अर्थ में। यह पुस्तक काफ़ी फेमस है और कंपटीशन में कभी कभी यह पुस्तक पूछी जाती है और इसका लेखक पूछा जाता है। संतुलन के सिद्धांत का साधारण तौर पर यह तात्पर्य होता है कि पृथ्वी में ऐसा तल यानी कि क्षतिपूर्ति तल यानी कि लेवल ऑफ कंपेंसेशन होता है जिसके ऊपर चट्टानों की रचना के अनुसार विभिन्न भागों के पदार्थों के घनत्व में अंतर पाया जाता है, लेकिन उस तल के नीचे घनत्व सर्वत्र समान होता है। किसी भाग के घनत्व तथा ऊंचाई में उल्टा अनुपात होता है, अर्थात ऊंचे भाग का घनत्व कम होगा तथा निचले भाग का घनत्व अधिक होगा। इस प्रकार पर्वतों का घनत्व पठारों से कम तथा पठारों का घनत्व मैदानों से कम तथा मैदानों का घनत्व सागर तली से कम होगा। यहाँ पर यह याद रखना होगा कि प्रत्येक भाग क्षतिपूर्ति तल पर बराबर भार रखता है, यानी कि एक ऐसा लेवल होता है जिस लेवल पर आकर सभी पदार्थों का भार एक जैसा हो जाता है। ये तो थी भू संतुलन के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में डिटन महोदय ने बताया। अब देखते हैं भू संतुलन के बारे में प्राट की संकल्पना। प्राट महोदय ने कल्याण तथा कल्याणपुर के लिए किए गए अक्षांशीय माप के अंतर 5.236 को भली भांति पढ़ा तथा हिमालय का औसत घनत्व 2.75 मानकर उसकी आकर्षण शक्ति की गणना की तो पता चला कि यह अंतर 15.885 का होना चाहिए था। ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि प्राट ने कल्याण तथा कल्याणपुर का जो अक्षांशीय माप लिया उस अक्षांशीय माप के आधार पर ही उन्होंने अपनी जो संकल्पना है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, क्योंकि यहाँ पर जो हिमालय की आकर्षण शक्ति थी उस आकर्षण शक्ति को आधार मानकर इन्होंने अपनी जो संकल्पना है उसको आगे बढ़ाया। तो इसके आगे से स्टार्ट होती है प्राट की संकल्पना। प्राट ने हिमालय की चट्टानों तथा समीपवर्ती मैदानों की चट्टानों के अध्ययन के आधार पर बताया कि पहाड़ों का घनत्व पठारों से कम, पठारों का घनत्व मैदानों से कम तथा मैदानों का घनत्व समुद्र तली से कम होता है। ये बात हमने उधर डटन के सिद्धांत में भी, डटन के विचारों में भी देखी, अर्थात ऊंचाई एवं घनत्व में उल्टा अनुपात होता है। प्राट के अनुसार एक क्षतिपूर्ति तल यानी कि लेवल ऑफ कंपेंसेशन होता है जिसके ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है तथा नीचे समान घनत्व होता है। एक स्तंभ में घनत्व नहीं बदलता है, परंतु एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में घनत्व में अंतर पाया जाता है। इस प्रकार प्राट ने अपने प्रमुख मत यूनिफॉर्म डेप्थ विद वेरिंग डेंसिटी का प्रतिपादन किया। प्राट के अनुसार पृथ्वी में एक सीमित क्षेत्र होता है जिसमें घनत्व में अंतर पाया जाता है। क्षतिपूर्ति रेखा के सहारे धरातल के बराबर क्षेत्र के नीचे बराबर द्रव्यमान होना चाहिए। ये चित्र है क्षतिपूर्ति रेखा तल का, जिसके अनुसार दो स्तंभों का क्षतिपूर्ति रेखा तल पर जो भार है वो एक जैसा हो जाता है। यानी कि इसमें यह प्रदर्शित किया गया है कि जो ऊंचाई वाला जो स्तंभ है उस स्तंभ के घनत्व में अंतर होता है, यानी कि अगर स्तंभ ऊंचा होगा तो घनत्व कम होगा और यदि स्तंभ नीचा होगा तो घनत्व अधिक होगा और एक तल रेखा के सहारे दोनों का भार बराबर हो जाएगा। आगे देखिए, चित्र में समतोल रेखा क्षतिपूर्ति रेखा के सहारे दो स्तंभ है अ तथा ब के धरातलीय क्षेत्र बराबर हैं, परंतु उनकी ऊंचाई में पर्याप्त अंतर है।
लेकिन दोनों का भार संतुलन के लिए क्षतिपूर्ति रेखा के सहारे बराबर होना चाहिए, यानी कि इक्वल मास मस्ट अंडरलाई इक्वल सरफेस एरिया। इसके लिए स्तंभ अ का घनत्व कम तथा स्तंभ ब का घनत्व अधिक होना चाहिए, ताकि दोनों का भार संतुलन रेखा पर बराबर हो सके। इस प्रकार प्राट ने इस मत का प्रतिपादन किया कि ऊंचाई तथा घनत्व का उल्टा अनुपात होगा, अर्थात ऊंचा स्तंभ होगा तो कम घनत्व होगा, नीचा स्तंभ होगा तो अधिक घनत्व होगा। बिगर द कॉलम लेजर द डेंसिटी, स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी। प्राट के अनुसार घनत्व में अंतर केवल स्थल मंडल में होता है, पायरोस्फीयर तथा बेरिस्फीयर में नहीं होता। यहाँ पर पायरोस्फीयर का मतलब होता है मेंटल, यानी कि मेंटल का मतलब सियाल के बाद की जो क्रस्ट के बाद की जो परत है, जिसको हम सीमा या मेंटल के नाम से जानते हैं, जो कि पिघली हुई अवस्था में है। ऊपरी मेंटल जो है वो पिघली हुई अवस्था में है। तो इस भाग को वांडर नामक विद्वान ने इस परत का नामकरण किया तथा बेरीस्फीयर को यहाँ पर हम निफे से तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो पायरोस्फीयर मीन्स सीमा और बेरोस्फीयर मीन्स बेरोस्फीयर मीन्स निफे। आगे देखिए, इस प्रकार प्राट का विश्वास तेराव के नियम लॉ ऑफ फ्लोटेशन में न होकर क्षतिपूर्ति तल नियम लॉ ऑफ कंपेंसेशन में था। प्राट के अनुसार पृथ्वी के विभिन्न उच्चावच इसलिए रुके हैं कि उनके घनत्व में अंतर पाया जाता है, परंतु उनका भार संतुलन रेखा के बराबर होता है। ये चित्र देखिए, इसमें सभी तत्वों का जो घनत्व है वो अलग अलग है, परंतु जो क्षतिपूर्ति तल है उस पर सभी का भार लगभग बराबर है। इस तरह से प्राट ने अपने संतुलन की स्थिति को समझाया और अपने मत का स्पष्टीकरण दिया। अब देखते हैं सर जॉर्ज एरी की संकल्पना। एरी ने बताया कि हिमालय का आंतरिक भाग खोखला नहीं हो सकता। एरी ने सर्वप्रथम इस मत का सुझाव दिया कि पृथ्वी की क्रस्ट अधिक घनत्व वाले अधः स्तर यानी कि सब स्ट्रेटम में तैर रही है, अर्थात सियाल सीमा पर तैर रहा है। इस प्रकार हिमालय भारी ग्लासी मैग्मा में तैर रहा है। एरी ने पुनः स्पष्ट किया कि हिमालय केवल धरातलीय आकृति ही नहीं है तथा केवल अधः स्तर के ऊपरी भाग तक ही सीमित नहीं तैर रहा है, बल्कि काफी नीचे तक प्रविष्ट है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिमालय केवल एक धरातलीय आकृति ही नहीं है जो केवल धरातल के ऊपरी भाग तक ही सीमित नहीं है, अर्थात इसका बहुत ज़्यादा भाग धरातल की गहराइयों में भी व्याप्त है। जिस प्रकार एक नाव पानी में तैरती है तथा उसका अधिकांश भाग जल में डूबा रहता है, उसी प्रकार हिमालय भी अधिक घनत्व वाले मैग्मा में तैर रहा है तथा उसका अधिकांश भाग नीचे काफ़ी गहराई तक व्याप्त है। यहाँ पर अन्य उदाहरण इस तरह से दिया जा सकता है कि जिस प्रकार बर्फ का टुकड़ा यानी कि आइसबर्ग, जिसको हम प्लावी हिमशैल भी कह सकते हैं, जब जल में तैरता है तो उसके एक भाग को जल के ऊपर रहने के लिए उसके 9 भाग का जल में रहना आवश्यक है। ये प्रैक्टिकल आप अपने घर पर भी कर सकते हो, अर्थात जब आप एक बर्फ के टुकड़े को जल में डुबोना चाहोगे तो उस बर्फ का टुकड़ा जल में न डूबकर उसका 9 भाग जल में डूब जाएगा, परंतु एक भाग ऊपर तैरता रहेगा।
अर्थात उसके एक भाग को ऊपर तैरते रहने के लिए अपने 9 भाग को जल के अंदर डुबोना पड़ता है, यानी कि अपना संतुलन स्थापित करने के लिए उसे अपना 9 भाग जल के अंदर रखना पड़ता है। उसी प्रकार यदि महाद्वीपीय भागों का औसत घनत्व 2.67 तथा सब स्ट्रेटम यानी कि अधः स्तर का घनत्व 3 मान लिया जाए तो क्रस्ट के प्रत्येक भाग को सब स्ट्रेटम के ऊपर रहने के लिए क्रस्ट के 9 भाग को सब स्ट्रेटम के नीचे रहना पड़ेगा। यहाँ पर यह स्मरणीय है कि एरी ने आइसबर्ग के तैराव का उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि उन्होंने इतना ही बताया कि स्थल भाग मैग्मा पर नाव की तरह तैर रहा है। यदि तैराव के उपयुक्त सिद्धांत को एरी के सिद्धांत में प्रयुक्त किया जाए तो हिमालय जितना ऊपर यानी कि 8,848 जो कि इसकी सबसे ऊंची चोटी है उसका 9 गुना नीचे की तरफ होगा। यदि हिमालय की ऊंचाई मोटे तौर पर 8,848 मीटर मान ली जाए तो 8,848 इंटू 9 करके टोटल जो गहराई है ऊंचाई है इसकी वो 79,632 मीटर तक हो जाएगी। तो 79,632 मीटर तक का जो भाग है वो हल्के पदार्थ का होगा जो कि सब स्ट्रेटम में होगा। इस प्रकार एरी ने बताया कि हिमालय अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग कर रहा है क्योंकि इसकी हल्के पदार्थ वाली एक लंबी जड़ है जो कि सब स्ट्रेटम में है तथा हल्के पदार्थों वाली एक लंबी जड़ ऊपर के पदार्थ को संतुलित कर देती है। इस आधार पर एरी ने अपने इस मत का प्रतिपादन किया कि जो भाग अधिक ऊंचा होगा उसका अधिक भाग सब स्ट्रेटम में डूबा होगा तथा जो भाग कम ऊंचा होगा उसका कम भाग डूबा रहेगा। एरी ने पुनः बताया कि विभिन्न स्तंभों यानी कि कॉलम्स का घनत्व बराबर होता है तथा उनकी गहराई में परिवर्तन होता है यानी कि यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग थिकनेस, अर्थात महाद्वीपीय भाग एक ही प्रकार के घनत्व वाले सेलों का बना है परंतु उसके विभिन्न भागों की गहराई में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए एरी ने लोहे के विभिन्न आकार तथा लंबाई वाले टुकड़े लिए तथा उन्हें पारे से भरे बेसिन में डुबो दिया। ये टुकड़े अपने आकार के अनुसार भिन्न भिन्न गहराई तक डूबते गए। लकड़ी के टुकड़ों को जल में डुबोकर भी इसको प्रमाणित किया जा सकता है। जैसे कि ये चित्र देखिए, सर जॉर्ज एरी के अनुसार संतुलन की स्थिति। इसमें जो काइस्ट का टुकड़ा जितना अधिक ऊंचा है उसका उतना ही भाग जल में डूबा हुआ है और जो टुकड़ा जितना अधिक छोटा है उसका उतना ही कम भाग जल में डूबा हुआ है। इस तरह से ये डूबे हुए टुकड़े अपना बैलेंस स्थापित कर रहे हैं। सारांश में एरी का मत। तो जो सार निकलता है एरी की संकल्पना से वो इस तरह से है। ऊंचे उठे भाग काफ़ी गहराई तक अपनी लंबी जड़ से सब स्ट्रेटम के अधिक घनत्व वाले भाग को हटा देते हैं जिस कारण ऊंचे उठे भागों के नीचे काफ़ी गहराई तक हल्के पदार्थ का विस्तार होता है। ऐसा पर्वतों के विषय में होता है। इस प्रकार ये संतुलित होकर पृथ्वी पर स्थित हैं। इसके विपरीत कम ऊंचे भाग अथवा निचले भाग कम गहराई तक प्रविष्ट होते हैं अतः वे अधिक घनत्व वाले भाग को थोड़ी मात्रा में ही हटा पाते हैं जबकि उसके नीचे सब स्ट्रेटम का अधिक घनत्व वाला पदार्थ अधिक मात्रा में होता है। इस प्रकार ऊंचे उठे भाग तथा निचले भाग एक साथ संतुलित होकर खड़े रहते हैं। प्रत्येक भाग यानी कि कॉलम संतुलन तल या संतुलन रेखा पर बराबर भार रखते हैं। इस तरह से एरी ने अपने संतुलन के सिद्धांत को कई सारे उदाहरण देकर प्रमाणित किया। फिर भी कुछ
बातें हैं जो कि एरी के सिद्धांत में त्रुटिपूर्ण जान पड़ती है, तो कुछ आधारों पर उनके सिद्धांत की आलोचनाएं की जा सकती है, मूल्यांकन किया जा सकता है। तो देखते हैं। वर्तमान में एरी के मत को सबसे अधिक समर्थन प्राप्त है, फिर भी इसमें कुछ दोष हैं। यदि एरी के मत को मान्यता प्रदान की जाती है तो प्रत्येक ऊपर स्थित भाग अपनी ऊंचाई के अनुसार नीचे की तरफ जड़ रखते हैं। इस प्रकार हिमालय की लगभग 79,632 मीटर गहरी जड़ होगी। यह भी ज्ञात तथ्य है कि ऊपरी भाग से पृथ्वी के नीचे जाने पर तापमान प्रति 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। इस प्रकार हिमालय की इतनी लंबी जड़ 79,600 मीटर की गहराई पर अत्यधिक ताप के कारण पिघल जाएगी। अतः यह मत भ्रामक प्रतीत होता है। फिर भी एरी के मत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि एक प्रबल ठोस आधार प्रदान करती है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेसन में हम बात करेंगे पर्वत निर्माणक सिद्धांतों की, जिनमें कुछ विद्वानों के अनुसार पर्वत निर्माणक सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, मैं इन वीडियो के माध्यम से आपको केवल नोट्स ही उपलब्ध करा पाऊँगा। अच्छे से समझाने का कार्य कक्षाओं में ही हो पाता है, क्योंकि मेरे पास बोर्ड की व्यवस्था नहीं है। अगर बोर्ड की व्यवस्था होती तो फिर भी कुछ चीज़ें जो है वो डायग्राम के माध्यम से मैं बोर्ड पर आसानी से समझा पाता, परंतु एक हाथ से मोबाइल पकड़ना होता है, दूसरे हाथ से टॉर्च पकड़नी होती है, और दोनों हाथ भरे होने के कारण कलम पकड़ना भी मुश्किल होता है। इस तरह से केवल ये नोट्स ही रिकॉर्ड हो पाते हैं। फिर भी कुछ जो कठिन चीज़ें आती है बीच बीच में मैं उनको समझाने का प्रयास अवश्य करता हूँ। अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं बोर्ड की व्यवस्था करके भी ये क्लासेज उपलब्ध करवाने का भरसक प्रयास करूँगा। फ़िलहाल तो आपका इन नोट्स रिकॉर्डेड क्लासेज से काम चल जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें इतनी हार्ड नहीं है कि आप इनको समझ ना पाओ। इसलिए मेरी छोटी सी सलाह यह है कि जो भी नोट्स आपको उपलब्ध हो पा रहे हैं उनको अपने अच्छे से एक रजिस्टर में लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि भविष्य में आपको इधर उधर सर्च करने की आवश्यकता ना पड़े और एक ही जगह से आपको नोट्स उपलब्ध हो जाएं। ठीक है, आशा करता हूँ आप मेरी इस बात पर अमल करोगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।